के व्यापारी गोरे राजा बनके जुल्मी घने क्रूर हो गए, बात बात पर टैक्स लाए हम बेघर बेकसूर हो गए, न्यू तंग आके न वीर सुरमा लड़न में मजबूर हो गए। एक रियासत के राजा को क्या जरूरत पड़ी थी उस रास्ते पे जाने की, सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी। यदि वो छोड़ के वो आदमी देश की आजादी की बात करता है तो उनको मालूम है कि आजादी और गुलामी में फर्क क्या होता है। 1725 में बलरामगढ़ नामक एक जगह बसाई और यही बलरामगढ़ आगे चलकर बल्लभगढ़ बना। 1821 में 9 जनवरी को नाहर सिंह का जन्म। तीसरी, छठी और 32वीं बटालियन के जो सैनिक थे उनकी वर्दियां मिली, पठानों की वर्दियां मिली, बेवों की वर्दियां मिली और बहादुर शाह जफर के साथ जो पत्राचार किया गया था वो सारा का सारा पत्राचार इनके यहाँ से मिला। गुलामी की बजाय शहादत का रास्ता ज्यादा जरूरी है। तो शहादत का स्तर यदि हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे या इनके त्याग और बलिदान को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो फिर नाहर सिंह को हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज आपको रूबरू कराऊंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह से। डॉक्टर महेंद्र सिंह एक इतिहासकार हैं जो विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाते हैं। उन्होंने उत्कृष्ट ग्रंथ, बेहतरीन किताबें लिखी हैं इतिहास के लिए और इतिहास के विभिन्न कालखंड और व्यक्तित्वों की सटीक, वस्तुनिष्ठ और एक सच्ची जानकारी उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज हम बातचीत करेंगे उस महान घटना के बारे में 1857 की क्रांति। एक ऐसी घटना जो उस दौर में, उस तत्कालीन समाज में, दुनिया भर की घटनाओं में एक अहम स्थान रखती है। ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका कहते हैं कि सूर्य अस्त नहीं होता था जिनके साम्राज्य में, उसके खिलाफ भारत के मजदूर, किसान, कारीगर से लेकर रजवाड़े तक लड़े। उस घटना पर जिनके ऊपर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बेहतरीन शोध किया है, किताबें लिखी हैं, उस 1857 की क्रांति की घटनाओं को सुनकर, उसकी जानकारी प्राप्त करके आज भी एक भारतवासी के मन में एक भावना पैदा होती है। उसके अहम किरदार थे राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह की शख्सियत, उसके किरदार, उसके ऐतिहासिक अवदान के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह से। तो सर, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी रिसर्च में जो आपने पाया, राजा नाहर सिंह पर बहुत सी लोगों ने रिसर्च की है और अब तक हुई रिसर्च और आपने भी जो कार्य करे हैं, तो राजा नाहर सिंह के किरदार, उसके महान योगदान के बारे में हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। 1857 मेरे नजरिए में मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि वो निर्णायक इस तरह की लड़ाई है जिसने उस अंग्रेजी राज का विस्तार रोका और एक नई तरह की पहचान दुनिया को दी। और शायद अकेली एक 1857 की घटना ऐसी है जिसको आज भी इंग्लैंड में मनाया जाता है। 10 मई से लेके 14 मई के बीच प्रति वर्ष एक 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। वहाँ एक संस्था है फिप्स, फैमिलीज इन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वो उसको सेलिब्रेट करती है। तो ऐसे में अंग्रेजी रिकॉर्ड ये मानता है कि इसमें 1,82,000 लोग मरे 1857 में, रिकॉर्ड कह रहा है। 1,82,000 लोग ने अपनी जान दी। ये अंग्रेजी रिकॉर्ड कह रहा है। ये वो जो भारत के लोग थे जिन्होंने शहादतें दी, मैं उन्हीं को बात कर रहा हूँ, जिसमें से 24,500 हरियाणा के थे। अच्छा जी। और जब मैं शोध में गया तो मरने वालों की संख्या 6 लाख है। अच्छा। और हरियाणा के लोगों की संख्या 80,000 है। तो ऐसे में बहुत डिटेल में तो आज संभव नहीं है, क्योंकि हम उसके एक नायक राजा नाहर सिंह की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो राजा नाहर सिंह का बलिदान और उनकी जो भूमिका है उसको समझने के लिए हमें एक तो दिल्ली की स्थिति थोड़ा सा विचार करनी होगी, क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक यदि कोई रियासत है तो वो राजा नाहर सिंह की है। दिल्ली से मथुरा, आगरा की ओर जो रास्ता है वो इस इलाके से गुजरता है, एक पहलू।
दूसरा ये कि मई के महीने में जब ये घटना घटी, उस समय मानसून आ गया था और दिल्ली यमुना नदी में बाढ़ के कारण उस इलाके से कट गई थी। तो इस इलाके में वो घटनाक्रम बहुत अलग तरह का रहा। तो ऐसे में राजा नाहर सिंह और उनके जो साथियों की भूमिका है, बहुत अलग और बिल्कुल भिन्न तरह की है। इसकी ग्रेविटी हम इसी बात से समझ सकते हैं कि पूरे की पूरे यदि हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज जब हम इसकी पूरी की पूरी बात करते हैं, तो लाल किले में 7 मुकदमे महत्वपूर्ण रहे हैं। उन 7 मुकदमों में से एक मुकदमा बाबा राम सिंह जी का है, बहादुर शाह जफर का है या फिर आज़ाद हिंद फौज का है। उन्हीं मुकदमों में से एक मुकदमा राजा नाहर सिंह का है और विशेष तौर पर वही कोर्ट, वही जज, वही पैनल इस मुकदमे में शामिल होते हैं जो बहादुर शाह का मुकदमा लेते हैं। तो इससे आपको इस बात का एहसास होगा कि अंग्रेजी सत्ता के सामने राजा नाहर सिंह किस तरह की पर्सनैलिटी रहे होंगे और किस तरह की भूमिका रहे होंगे। तो हमें इन्हीं पहलुओं के बीच में इसको समझना होगा, जानना होगा। तो सर थोड़े राजा नाहर सिंह के बचपन, उनकी जवानी, उनकी रियासत, उनकी पालन पोषण, उनके विचार, उनके योगदान, उस पर थोड़ी ही एक बार रोशनी डालें। बहुत सिंपल सी बात है कि जब उत्तर मुगल काल में रियासतें बन रही थी, तो ऐसे में बल्लू तेवतिया नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1725 में बलरामगढ़ नामक एक जगह बसाई और यही बलरामगढ़ आगे चलकर बल्लभगढ़ बना। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और फिर ये रियासत बनी और इस रियासत में 210 गांव थे। अच्छा जी। इतनी बड़ी ये रियासत थी। उनके बाद में फिर जो है अजीत सिंह, बहादुर सिंह शासक बने और फिर इनके पिता राम सिंह जो हैं वो शासक बने। और राम सिंह जब शासक बने तो उसी स्थिति में 1821 में 9 जनवरी को नाहर सिंह का जन्म होता है और केवल लगभग 8-9 साल की उम्र है इनकी और 29 में उनकी डेथ हो गई राम सिंह जी। तो ऐसे में ये बच्चा शासक बना। तो इनकी माता जो है देव कुंवर, वो इनकी संरक्षिका बनी और इनके मामा जो नवल सिंह हैं, इन्होंने इनको राजनीति के दाव पेच मूल्य वो सिखाए और 1842 में इनको बालिग घोषित किया गया और इसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं ये अपने ढंग से चलाती हैं। और इस समय तक जब हम 1857 की बात करते हैं तो कुल इसका क्षेत्रफल इस रियासत का 190 वर्ग मील था। कुल 5700 जनसंख्या रह गई थी, बाकी अंग्रेजों ने हड़प ली थी। और जो व्यवस्था थी उसके तहत जो पूरा का पूरा राज्य है उसको इन्होंने नियंत्रित करके स्थानीय जाट, पठान, मेव, गुज्जर इनके सहयोग से पूरा का पूरा ये सिस्टम चलाया था। तो ये एक ठीक ठाक खाता पीता परिवार, शाही परिवार में इकलौता बच्चा, उस पे जन्म होने के कारण और 8 साल का शासक बनने के कारण तो स्वाभाविक है कि जिंदगी बहुत अच्छी और बेहतर रही होगी और उसके तहत इनका बचपन और ये चीजें गुजरी। और इसी कड़ी में जब ये 1857 का जो जन विद्रोह होता है फिर उसमें शरीक होने में जो इनकी भूमिका है आगे बढ़ती है। तो सर वो थोड़ा, हाँ, ये 1857 में राजा नाहर सिंह और उनकी रियासत का जो योगदान है या भागीदारी है, वो कौन सी परिस्थितियां थी कि जब बल्लभगढ़ की रियासत को अंग्रेजों के खिलाफ जाना पड़ा, और फिर उस लड़ाई में इनका क्या योगदान था, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बेसिकली भारत के बहुत बड़े हिस्से में 1857 था और यदि गीत की लाइनें हम लेके चलें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यापारी गोरे राजा बनके जुल्मी घने क्रूर हो गए, बात बात पर टैक्स लाए हम बेघर बेकसूर हो गए, न्यू तंग आके न वीर सुरमा लड़न न मजबूर हो गए। ठीक है, तो आप इसका अंदाजा लगाओ कि किस तरह की बात कह रहे हैं, कि क्या परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में देश के, क्योंकि मैंने कहा कि हमने उस पर केंद्रित रहना है क्योंकि घटनाक्रम बहुत बड़ा है,
तो 10 मई को मेरठ में और अम्बाला में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये लोग 11 तारीख को दिल्ली पहुंच गए। तो 11 मई से लेके 24 मई के बीच की हम बात करते हैं, तो हमें काफ़ी लंबा-चौड़ा पत्राचार मिलता है बहादुर शाह जफ़र और नाहर सिंह के बीच में। दिल्ली फ़तह कर ली गई है और उसके बाद जो आस-पास के लोग हैं, उनका सहयोग इनको मिला है और ये बहादुर शाह जफ़र के ना केवल संपर्क में हैं, उनको पैसे, सेना सारी चीज़ें भेज रहे हैं और वो परिस्थितियाँ आते-आते इन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया है, जो आगरा और मथुरा जा रहा है। स्थानीय तौर पर ये राजा जो है नाहर सिंह और उनकी टीम झज्जर के अब्दुल रहमान से सहयोग ले रहे हैं, फर्रुखनगर के अहमद अली से सपोर्ट ले रहे हैं, रेवाड़ी से राव तुला राम का समर्थन इनको मिला हुआ है। आपस में मिलके और इवन मेवात के सदरुद्दीन और बदरुद्दीन उनके साथ मिलकर ये बहुत अच्छी तरह से जो है उस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड करते हैं और जो सत्ता और व्यवस्था है उसको ये पूरी तरह से चुनौती देते हैं। इसका उदाहरण हमें तब मिलेगा कि जैसे बहादुर शाह जफ़र है, उनकी हार हो गई और उनको 20 सितंबर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। 21 तारीख को उनके 2 बेटे और 2 पोतों का कटा हुआ सिर उनके सामने प्रेज़ेंट किया जो कुतुब मीनार से। केवल 22 तारीख ऐसी थी जिस पे अंग्रेज़ों ने थोड़ा-सा दिल्ली को सिस्टम करने दिल्ली पहला आक्रमण इसके बाद 23 तारीख को वो बल्लभगढ़ पे हुआ। यानी अंग्रेज जो हैं वो इनके साथ इस तरह से जुड़े हुए थे और 23 सितंबर को यानी सबसे पहली जो घेरा इस तरह से गया था इसको उनकी हार होती है। तो अल्टीमेट ये भूमिका है और इस भूमिका के अंदर अंग्रेज उनको किस लेवल का शत्रु मानते हैं, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर सर जैसे तो राजा नाहर सिंह की जो अंग्रेजों से लड़ाई हुई और बाद में जो उनकी शहादत हुई, उस पे भी थोड़ी ही रोशनी डालें सर। जब पहला तो मैंने कहा कि 23 सितंबर को हार होगी और हार के बाद इनको गिरफ्तार किया गया और इनके घर की तलाशी ली गई। तलाशी में हमें जानकारी मिली कि इनको इनके घर से या इनके उस महल से तीसरी, छठी और 32वीं बटालियन के जो सैनिक थे, उनकी वर्दियाँ मिली, पठानों की वर्दियाँ मिली, मेवों की वर्दियाँ मिली और बहादुर शाह जफ़र के साथ जो पत्राचार किया गया था, वो सारा का सारा पत्राचार इनके यहाँ से मिला। इसके आधार पर इनके खिलाफ फ्रेम करने की बात हुई। एक बार फिर 1 नवंबर को दोबारा शावर्स के नेतृत्व में आक्रमण किया और फिर और गहन तलाशी लेके उन दस्तावेजों को तैयार किया गया और वो जो पहले दस्तावेज और बाद के दस्तावेज हैं, उन सारों को इकट्ठा करके सीबी सैंडर्स नाम का एक अधिकारी था, उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया और उनको ये कहा गया कि आप इन सारे दस्तावेजों की जांच करके और मुकदमे की रूपरेखा बनाओ और आरोप पत्र तैयार करो कि राजा नाहर सिंह के ऊपर क्या-क्या आरोप मोटे तौर पर बनते हैं। तो ये सारी की सारी कार्रवाई हुई। तो ऐसे में जो बहादुर शाह जफ़र है, उसका मुकदमा अक्टूबर में वाइंड अप हो गया था और उसके बाद झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान का मुकदमा जो है लगभग 15 नवंबर के आसपास बाइंड हो गया था। तो 17 नवंबर को इनका मुकदमा प्रारंभ हुआ। 17 दिसंबर बल्कि 17 दिसंबर 1857 जिस कोर्ट में इनका मुकदमा है, उसमें उसको लीड कर रहा है चैम्बरलेन, वही जो बहादुर शाह जफ़र को लीड कर रहा था। इनका वकील है आर.एम. कोहनी। वो अपनी बात को क्लियर करता है और जो है सरकारी वकील जो इनको मिला, वो हैरियट मिला कि वो जो है इन सारे कामों को क्लियर करें। इन पे मोटे तौर पर इनके खिलाफ जो मुकदमा है, वो 19 तारीख को इनके ऊपर आरोप पत्र दायर हुआ और उस आरोप पत्र में इन पे 4 मोटे तौर पे आरोप लगाए गए। विरोधी है और विद्रोही है। यानी अंग्रेज विरोधी है और विद्रोही है। देशद्रोह किया है। इन्होंने अंग्रेजी जो क्षेत्र है होडल का इलाका, उस पर कब्जा किया है
और 1805 में जो बल्लभगढ़ और अंग्रेजों के बीच में संधि है, इसका इन्होंने उल्लंघन किया है। ये 4 बड़े जो है आरोप इन पे लगा दिए गए और इनके खिलाफ जो गवाही देने वाले थे, उनमें गुड़गांव का डिप्टी कमिश्नर था विलियम फोर्ड, कैप्टन हुड था, खुद मेटकाफ ने गवाही दी इनके खिलाफ। एक बहादुर शाह जफर का रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति था मुंशी जीवन लाल, उनकी डायरी को उनको यूज किया गया और शुगन चंद जो इनका निजी सहायक था उसको यूज किया गया और हडसन जो दिल्ली के मोर्चे का फतेह करने वाला था, उसने भी गवाही दी। हालांकि उसने वायदा भी किया था कि मैं आपके साथ न्याय करूंगा हमारे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, और बाद में वो इससे मुकरा और इस तरह से एक पूरा का पूरा जो मुकदमा और उसकी जो फ्रेम है वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो ये मुकदमा औपचारिक तौर पर 19 दिसंबर 1857 को प्रारंभ। तो सर, तो फिर इनको जैसे वो अंग्रेजों ने सजा दी, तो उसके बारे में थोड़ी बताएं। जब 19 दिसंबर से इनका मुकदमा औपचारिक तौर पे प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई 2 जनवरी 1858 तक चली और चारों के चारों आरोप इनको दोषी ठहरा दिया गया और उसके बाद इनको जो है फांसी की सजा सुना दी गई और इनको फांसी 9 जनवरी 1858 को दी गई दिल्ली के चांदनी चौक में। और विशेष बात यही है कि 9 जनवरी इनका बर्थडे भी था, यानी ये जानबूझ के इस तरह की चीजें भी हुई। जहां तक फांसी का तौर तरीका है, उसको लेके 3 दस्तावेज अलग अलग जानकारी देते हैं। एक सरकारी रिकॉर्ड जो उस समय के जुडिशरी सिस्टम का है, वो हमें क्लियर करता है। एक हमें एक पत्रिका है फांसी अंक, चांद पत्रिका है, चांद पत्रिका का फांसी अंक वो बताता है। और तीसरा हिसार में एक डिप्टी कमिश्नर थे शाहबाज बेग, उन्होंने उनका जो मुकदमा चला उसमें इस चीज का जिक्र किया। तो मैं इन तीनों को आपके सामने ला रहा हूं, बहुत ब्रीफ में कर रहा हूं कि रिकॉर्ड तो ये मानता है कि इन्होंने जो कुछ किया और उसके बदले में चैम्बरलेन की कोर्ट ने ये कहा कि इसके खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती और अल्टीमेट 9 जनवरी को लगभग 4 बजे के आसपास चांदनी चौक, चांदनी कोतवाली में इनको फांसी दे दी गई और इसके बाद इनका जो शरीर है वो अज्ञात स्थल पर ले जाया गया और उसके बाद रिकॉर्ड तो खत्म हो जाता है। जो फांसी अंक है चांद पत्रिका का, वो बता रहे हैं कि जब इनको फांसी दी गई, अंग्रेज पूरा ढोंग करते थे। चांदनी चौक पे एक दुकानदार को कुर्सी लगाने के लिए कहा गया, उसने कुर्सियां लगाई गई और इनको बैलगाड़ी में लाया गया। खांचा शब्द उसने यूज किया है कि खांचे में उनको लाया गया और उसके बाद जो है कुछ अंग्रेज तमाशबीन वहां रहे, बाकी और लोगों को भी तमाशबीन के तौर पर लाया गया। और उसके बाद जैसे कोई औरत वहां से गुजर रही थी तो उसको वो सीन देखना नहीं चाहती थी, उसने सिर से टोपी उतार के साइड में कर ली और वो आगे चली गई। कुछ अंग्रेज जो हैं सिगार वगैरह पीते हुए देखे गए और जो है वो फट्टा नीचे से खिसका दिया गया और उसके बाद जो है ये शहादत इनकी हो गई और फिर उसी गाड़ी में जिसमें आए थे इसमें उनको ले जाया गया। तो ये जो है चांद जो है कि किस तरह से तमाशा बनाते थे, कैसे वो इंसल्ट करते थे, कैसे वो कुर्सियां लगा के तमाशबीन की परिस्थितियों में इन चीजों को रखते थे। शाहबाज बेग जो डिप्टी कमिश्नर है, वो बिल्कुल अलग तरह की जानकारी दे रहा है और वो ये दे रहा है कि उनसे खुद मुकदमा था, पूछा गया था, वहां वो जिक्र आया कि आप डिप्टी कमिश्नर थे हिसार के और आपने ऐसा क्यों किया और आपकी भूमिका क्या थी। मैं यहाँ पर वो चीज नहीं ला रहा। उसने सिर्फ यही बात कही कि आप मेरे को दे रहे थे, मेरे से ज्यादा ले जा रहे थे और आप के कारण दरिद्रता इस देश में आई थी तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जब जज पूछता है 26 सवालों से आखिरी सवाल कि क्या आपको इसका अंजाम मालूम नहीं था, तो शाहबाज बेग कहता है कि मुझे अंजाम मालूम ना हो
ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अभी 9 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक में राजा नाहर सिंह को फांसी दी। आप जो है उनको पहले हथकड़ियों में बांधकर बैलगाड़ी में लेकर आए और उसके बाद आपने जो है उनकी जिस तरह की इंसल्ट कर सकते थे वो की और उसके बाद आपने उनकी डेड बॉडी को उस बैलगाड़ी में ऑन द मुँह डाला और उसके बाद आपने उसके शरीर के टुकड़े किए और आपने गंदे नाले में फेंका। तो ऐसी स्थिति में शाहबाज बेग वो ये कह रहा है कि जब उससे पूछे कि आपका अंजाम क्या होगा? वो कहते हैं अंजाम तो हम नाहर सिंह के केस में देख चुके, हुकमचंद जैन और मुनीर बेग के केस में देख चुके कि वो हिंदू थे हुकमचंद जैन उसको दफनाया और मुनीर बेग मुस्लिम थे, उनको आपने जलवाया। तो जज साहब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जलाइए, मुझे दफनाइए या मुझे गंदे नाले में फेंकिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हम हर स्थिति में इस मिट्टी में शामिल होंगे और जब इस मिट्टी में नया घास और नया अनाज पैदा होगा और वो मेरे देश की पीढ़ी खाएगी, वो तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। यही मेरा सौपन है, यही मेरा ख्वाब है। तो ये चीज़ जो है हमें शाहबाज बेग के वृतांत से देखने को मिलती है। तो ये तौर तरीका इन लोगों के साथ हुआ। फिर इनके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई, बल्लभगढ़ को समाप्त कर दिया गया। इनके परिवार के जो बाकी सदस्य थे उनको शीही गाँव में भेज दिया गया और आगे की जो ज़िंदगी है वो इस तरह से हमें बिल्कुल इस रास्ते पे जो बल्लभगढ़ रियासत है, जिस तरह से अस्तित्व में आई थी, राजा नाहर सिंह की शहादत के साथ वो समाप्त होती हुई दिखाई देती है। तो सर इनका जो जीवन था, इनकी जैसे शादी, इनके बच्चे वगैरह या इनकी शिक्षा या जैसे एक इंसान में और जीवन मूल्य होते हैं उनके किरदार को लेकर, थोड़ी इस पे टिप्पणी करें सर। इस पे बात मोटी सी ये है कि 8 साल का बच्चा हो और वो शासक बन जाए। तो मैंने बताया कि इनकी माँ और इनके मामा नवल सिंह, जो शिक्षा, दीक्षा और जो सारी चीज़ें हैं, वो इनके मामा राजा नवल सिंह के नेतृत्व में हुई। बहुत अच्छी घुड़सवारी करते थे, बहुत अच्छे तलवारबाज़ थे, निशाना बहुत अच्छा लगाते थे और लास्ट में तो ये बंदूक भी चलाने की स्थिति में हो गए थे, वो सारी की सारी। जहाँ तक मूल्यों का सवाल है, इनकी सेना में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और आज की समाज में जिनको हम दलित कहते हैं, एससी जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी इनके उसमें थे। तो सामाजिक सामंजस्य था, तालमेल था, आपस में मिल-जुल के बहुत बेहतर ढंग से ये काम करते थे और विकास की भूमिका भी बहुत अच्छे लेवल की थी और यही कारण है कि जो इनकी पहचान है, वो लोगों की नज़र में एक बहुत बड़े लेवल के शहादतकर्ता के तौर पर हैं। गीत की लाइनें इस मामले में ज़्यादा क्लियर करती हैं। गीत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे उस इलाके में साक्षरता दर 1% भी नहीं थी उस इलाके में और 1% साक्षरता दर ना होने के बाद भी राजा नाहर सिंह लोगों के दिमाग में जो गए, वो गीत, चुटकुले, कहानियों के माध्यम से हुए। तो रागनी की लाइन में कह रहा है कि बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह रूपवान बलवान हुआ, अंग्रेजों का करया सफाया, युद्ध घमासान हुआ और गद्दारों का पाला पड़ गया, बंदी न्यू बलवान हुआ, लाल किले से आमी फांसी तोड़ा, भगत न्यू कुर्बान हुआ। तो ये लाइन जो है वो अपने आप में पब्लिक जो है वो किस तरह की बात कहती है। इसी तरह से कह रहा है कि दिल्ली बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह रूपवान बलवान हुए, छक्के बैरी के छुड़वाए, वो देश कौम की शान हुए, दिल्ली के मैं फांसी तोड़े और अ, दिल्ली के मैं फांसी तोड़े और अ, धोखे की वो चाल सुनो। तो जो गीत रागनियाँ हैं वो बताती हैं और निश्चित तौर पर उस दौर के जो लोग हैं और बाद के जो लोग हैं, जब उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो बहुत अलग तरह की बात आती है और जब मैंने इनके मुकदमे की डिटेल को अलग-अलग तरह से देखने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पे एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उभर कर आते हैं, जिन्होंने उस दौर में उस अंग्रेजी राज को जो कहता था कि उनके राज से सूरज अस्त नहीं होता, उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया और उस व्यक्ति की जो धार्मिक मूल्य, मर्यादा और उन चीज़ों के चलते हुए अंतिम संस्कार तक करने की हिम्मत इन लोगों में नहीं हुई। तो ऐसे में जन्मदिन और उनकी शहादत दोनों 9 जनवरी को बनती है। सर अंतिम प्रश्न है आपसे कि राजा नाहर सिंह के जीवन से, उनकी कुर्बानी और बलिदान से आज की युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए जी।
प्रेरणा की बात मोटे तौर पर यह है कि हमें जो आज़ादी है, और अब हम आज़ादी के तकरीबन 80 साल पूरे होने की स्थिति में हैं, उसको इनाम में मिली हुई चीज़ ना मान के देखें, बल्कि उसके पीछे त्याग, बलिदान और शहादत की वो कहानियाँ हैं, जिनके अपने-अपने अलग किस्से हैं। एक रियासत के राजा को क्या ज़रूरत पड़ी थी उस रास्ते पे जाने की, सारी सुख-सुविधाएँ उनके पास थी। यदि वो छोड़ के वो आदमी देश की आज़ादी की बात करता है, तो उनको मालूम है कि आज़ादी और गुलामी में फ़र्क क्या होता है। गुलामी की बजाय शहादत का रास्ता ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज चाहे हम सरकारी रिकॉर्ड की बात कर लें, चाहे चाँद जो पत्रिका है उसकी बात कर लें, या शाहबाज बेग के मुकदमे की बात कर लें, तो शहादत का स्तर यदि हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाएँगे, या इनके त्याग और बलिदान को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएँगे, तो फिर नाहर सिंह को हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाएँगे। तो ऐसे में नाहर सिंह या दूसरे और स्वतंत्रता सेनानी, उनको इस दृष्टिकोण से समझते हुए उनके त्याग, बलिदान, शहादत को हम नमन करें और उनसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें, तो बहुत कुछ नया हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी। और हमारे दर्शकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो दिल्ली के चांदनी चौक में जाएं। शीशगंज गुरुद्वारे के ठीक सामने राजा नाहर सिंह की एक छोटी ही वहाँ पर स्टैचू है, प्रतिमा लगी हुई है। वो राजा नाहर सिंह का इतिहास पढ़ें, राजा नाहर सिंह के दिखाए रास्ते पे चलें। और गुलामी है, गुलामी का सिर्फ दौर बदलता है। आज भी जो खतरे हैं, चाहे वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारे का सवाल हो या साम्राज्यवाद के खतरों का सवाल हो, हम अपनी विरासत को जानें, विरासत को समझें। और 1857 आज भी हमारी एक प्रेरणा है, हमारी एक शानदार विरासत है। जब अंग्रेज़ों से यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, अमीर, गरीब इकट्ठा लड़े, हमारे पुरखे इस मिट्टी में दफन हैं, हमारी एक साझी विरासत है। ऐसी ही कहानियाँ हम डॉक्टर महेंद्र सिंह के मुख से, उनकी लेखनी से जानेंगे। तो दर्शकों से अनुरोध है कि वो और भी अगर इस तरह की घटनाएं, व्यक्तियों को जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर, जिसका नाम है अतीत के पन्ने। अगर आप यूट्यूब पर जाकर अतीत के पन्ने लिखेंगे तो वहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मिलेंगे, और ऐसे असंख्य वीडियो, सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जिनमें इतिहास की सच्चाइयाँ हैं और ऐसी कहानियाँ हैं जो आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं। तो दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने सर समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी धन्यवाद जी।